From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज फिर वीकेंड पे हम लेके आ रहे हैं हमारे बहुत ही अजीज अशोक वानखेड़े जी भाऊ को साथ में वीकेंड विद वानखेड़े। तो शुरू करते हैं, मैं सीधा उनको जोड़ लेता हूं और हम आज कुछ बहुत ही बड़े मुद्दे। नमस्कार भाऊ, आपको पता है कि क्या सिचुएशन क्या है और कितने बड़े बड़े मुद्दे जो हैं इस टाइम पे, ये खाली हिंदुस्तान में नहीं, ये दुनिया में इस टाइम पे फैल चुके हैं। कि एक तो है सबसे बड़ा मसला जो हम आज डिस्कस करेंगे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका टैरिफ ट्रेड जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, यूएस सुप्रीम कोर्ट का, कि इट इज अवैध है वो, it is unconstitutional. You cannot apply or you cannot bring any kind of tariff on any country, come whatever, without getting the approval of Congress. So it is unconstitutional. और उसके बाद ये हो गया कि हमारे भी यहाँ पे एक माँ मानव हैं गोरी चमड़ी के, उन्होंने कहा कि मैं 122 अंडर सेक्शन 122 जो कि सिर्फ 5 महीने के लिए चल सकता है, मैं 10 या 15% ले आऊंगा। 10% किया, फिर 15% किया, विच वॉज एक्चुअली बहुत छोटापन दिखाने वाली बात हो गई। और अब मसला यह है कि हिंदुस्तान का इंपैक्ट जो हमारी ट्रेड डील का है, उसको हमने आज थोड़ा सा हम उसको उधेड़ेंगे और उसको सोचेंगे। आपका विश्लेषण बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान, और अब हम हिंदुस्तान कहते हैं, सरकार कहते हैं, मोदी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं है, सरकार है लेकिन वो देश नहीं है। तो इनका क्या आकलन हो, इनका क्या आउटस्टैंडिंग, मतलब कि ये कैसे करेंगे आगे? हैव दे पॉज्ड? ये जा रहे थे अभी थोड़े दिन, इन्होंने सोचा था कि हम जाएंगे फाइनल करेंगे, तो वो भी सारा जो है एकदम एक स्टैंड स्टिल पे आ गया, पॉज पे आ गया। ये क्या करेंगे? क्या इनमें इतना दम है कि ये कह दे कि नहीं, अब आपके कोर्ट ने ऐसा निर्देश दे दिया है तो हम नहीं करेंगे, दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्टेट? क्या इनमें इतनी हिम्मत है? एक हम ये बात करेंगे, दूसरा हम लेके आएंगे एआई समिट में जो शर्टलेस हमारे यूथ कांग्रेस के बच्चे चले गए हैं और उसके बाद ये आपस में लड़ गए हैं, वो भी बात करेंगे, और एक शंकराचार्य की बात करेंगे। तो भाऊ, मैं आपके पास आता हूं। पहले हम शुरू करते हैं कि ये क्या इनका, how will they manage the changes and paradigm and whatever has happened after the US Supreme Court's verdict? ये क्या करेंगे हिंदुस्तानियों की? आप जो हमारी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री है या जो हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी इस पे बताइए। सॉरी, मेरा थोड़ा पॉज लंबा हो गया। कोई नहीं अजीत भाई, वो मैं समझ सकता हूँ कि पीछे बर्फ पड़ी है तो आदमी थोड़ा गर्माहट लाने का प्रयास कर रहे हैं आप। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। ये जो दो बातें हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अमेरिका का, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो वर्डिक्ट दिया, हैट्स ऑफ टू इट। ये विश्व के सभी न्यायपालिका के लिए एक माइलस्टोन हो सकता है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसके द्वारा अपॉइंटेड 6 जज है, 3 वर्तमान सत्ता पक्ष के द्वारा लगाए गए 3 जजेस है, इसके बावजूद वर्डिक्ट यदि उल्टा आता है
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप किस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, इससे ज्यादा ये मायना रखता है कि आप किस देश से जुड़े हुए हैं। आपका दायित्व समाज के प्रति है, आपका दायित्व संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, ट्रम्प साहब तो बिल्कुल तानाशाह, मतलब तानाशाह कहो या बादशाह बनने का प्रयास कर रहे हैं पूरे विश्व का। लेकिन न्यायपालिका ने ये बता दिया कि न्याय संगत निर्णय देकर, व्यक्तिगत स्वार्थ को दूर रखकर, व्यक्तिगत विचारधारा को परे रखकर, यदि आप देश हित में, समाज हित में निर्णय देते हैं तो उसे न्यायपालिका करते हैं। एक बार उस न्यायपालिका को मैं सैल्यूट करता हूं। ये अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, वैसा देखा जाए तो चंद पन्नों में समझ जाता है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसका सोच बहुत बड़ा है। हम कहते हैं कि अब विश्व का सबसे बढ़िया संविधान भारत के पास है, सब कुछ है, लेकिन बाबा साहेब आंबेडकर जो अध्यक्षता कर रहे थे इस पूरे कमेटी की, उन्होंने अपने आखिरी भाषण में कहा था कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, किसके हाथ में संविधान जाता है इस पे डिपेंड करता है कि संविधान कैसा होगा। यदि किसी व्यक्ति पूजक आदमी को, जो खुद की पूजा करवाता हो या तानाशाह प्रवृत्ति का इंसान हो, उसके हाथ में संविधान चला जाए तो ये संविधान जीरो हो जाता है। तो पहले उसी के लिए उनको सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा टैरिफ आप लगा ही नहीं सकते, ये अधिकार ही नहीं है। फिर निक्सन साहब के समय जो कानून बना था, जो आपने सेक्शन 122 कहा, इसको योग करते हुए ट्रम्प साहब ने दूसरे दिन कहा 24 घंटे के अंदर मैं 10 या 15% टैरिफ लगाऊंगा। इसमें उन देशों को फायदा होगा जिनके ऊपर 34%, 40%, 19% टैरिफ लगा था। भारत पे 18% टैरिफ लगाया था। 15 और 3.4 जो एमएफएफ है, वो जोड़ के हमको 18.34 यानी 18.34 की टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा लगता है। अमेरिका में हो रही उथल पुथल को हमारा देश कैसा देखता है, इस पे दो पर्सपेक्टिव है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक भारत के हैं, तो अपने मातृभूमि में क्या चल रहा है ये जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ ट्रेड डील में सरेंडर कर दिया अमेरिका को, ये बात करीब करीब अब पूरे देश के सामने विपक्ष ने समझाने में सफल हो गया, और एक परसेप्शन बन गया कि ट्रेड डील में किसान मारा जा रहा है, ट्रेड डील में हमारे उद्योग मारे जाएंगे। ट्रेड डील में जितना बताया जा रहा है सब फेक है। जो ट्रेड डील है वो सिर्फ अमेरिका के किसानों के लिए और अमेरिका के फायदे के लिए है। सरकार इसे पीछा नहीं छोड़ पा रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार पार्लियामेंट से भाग रही है, सरकार पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही। यदि मैं ये आरोप लगाऊं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार न चलने देने का एक काम होता है कि सत्ता पक्ष का काम है कि विपक्ष को संभाल के लेना ताकि सदन चले, और एक होता है कि विपक्ष पे इतने बुरे हमले करो कि विपक्ष ही सदन चलने नहीं दे। यही बीजेपी ने अपनाया है। सबसे पहले तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस देशद्रोही है, उसके बाद एक दुबे है, उनने जो कहा सदन पे, उसके बाद तो सदन चलने का सवाल ही नहीं उठता था। सरकार खुद नहीं चाहती थी कि सदन चले। सरकार अमेरिकन ट्रेड डील में, एक्सटेंड फाइल में, यूजीसी इसमें, लेबर रिफॉर्म्स में, सभी दूर सरकार फंसी हुई थी जिसके जवाब सरकार के पास नहीं थे। तो सरकार तो भागेगी, लेकिन कब तक भागेगी? कहीं ना कहीं जवाबदेही है, लोगों की जवाबदेही है। लोग पूछते हैं, सांसदों को, एमएलएस को, एमपीज को लोग पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा कर रहे हो आप? सरकार के पास जवाब नहीं था। तो ये सरकार के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। इस वर्डिक्ट पे सरकार बहुत कॉशियस है, और हमारा जो वाणिज्य मंत्रालय है वो लगातार, और विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि हम इसको अब नए सिरे से रिव्यू कर रहे हैं। मतलब जो सरेंडर उन्होंने किया था, वो जो लोगों के बीच में आया, उसको रेक्टिफाई करने का एक जगह आपके पास है अभी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के नाम पर पूरा एग्रीमेंट रीराइट करवाएंगे, या एक पॉज देके उसी एग्रीमेंट को सरेंडर करेंगे? और एग्रीमेंट हुआ है क्या? मैं वही बता रहा हूं। एग्रीमेंट है?
एग्रीमेंट की बातचीत हुई है, एग्रीमेंट का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ है, एग्रीमेंट की फैक्टशीट तैयार हुई है, और जहां तक मुझे लगता है जो व्हाइट हाउस ने तैयार किया उस पर दिल्ली साइन करेगा, क्योंकि दिल्ली सरेंडर है, बड़ी क्लियर कट है। अब वो ये कह रहे हैं कि वी विल चार्ज एंड वी विल नॉट पे। कितनी एग्जैक्ट बड़ी बात है। वही तो कहा। अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि कुछ लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, सालों से आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो जरूर आप भारत के प्रति प्रेम करते हैं, लेकिन आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश की नागरिकता है, उसके बारे में भी सोचते होंगे। तो लोग सोचते होंगे कि ये गलत क्या है। मैं थोड़ा सा डेविएट करूंगा, मुझे सिर्फ एक मिनट का टाइम दे दीजिए, 60 सेकंड का। श्योर। हमारे यहाँ गरीब देश है, जो विकास कर रहे हैं वो है, और एक है डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। 3 कैटेगरी में पूरा विश्व डिवाइड हुआ है। तब ये तय हुआ था कि जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है वो बाकी देशों को ऊपर कैसे उठाए, तो उसको मदद कैसे करे। तो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, WTO। यहां पे सभी विश्व के देशों ने तय किया। उदाहरण के तौर पे अमेरिका बहुत विकसित है, भारत डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे में अमेरिका जो माल भेजेगा भारत में, तो भारत उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि आपके यहाँ सब्सिडीज है, आपके यहाँ फैसिलिटीज है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे यहाँ नहीं है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसलिए भारत 18% लगेगा, और भारत का माल जाएगा अमेरिका में तो अमेरिका 2.5% लगाएगा। ये मोटे मोटे तौर पे पूरे विश्व का सेटलमेंट हो गया था। इस आदमी ने आकर पूरा WTO तहस नहस कर दिया। मैं क्यों लॉस में रहूं, मैं क्यों लॉस में रहूं। अरे वो सामाजिक दायित्व था। कोई, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका घाटे का ही सौदा कर रहा था। कई बार अमेरिका घाटे का सौदा इसलिए भी कर रहा था कि छोटे छोटे देशों को ऊपर लाने का एक सामाजिक दायित्व है, यदि हम पूरे वर्ल्ड को एक विलेज मानते हैं तो। कई बार होता है कि छोटा भाई कमजोर है, वो नहीं उसकी उतनी तनख्वाह मिलती है, तो उसके बच्चे का बर्थडे बड़ा भाई सेलिब्रेट करता है, ताकि उस पर बोझ ना पड़े, और बच्चों को भी ये ना लगे कि हम गरीब है और हमारा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट होता। ये सामाजिक दायित्व है जो परिवार में होता है, यही बड़े लेवल पे एक विश्व में हो रहा था, और ये चल रहा था सब ठीक। एक आध बड़ा भाई पागल हो जाता है, वो बोलता है कि तू, तेरी किस्मत, तेरे पास पैसा नहीं, मेरी किस्मत, मेरे पास पैसा है, क्यों दूं तुझे पैसा मैं। यही ट्रम्प का था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट by sucking the blood of the poorest of the poor. America will be great, and America was great when they were supporting and supplementing the poor of the world. Yes. आपको मैं एक बात लेकिन कहूं कि हाँ, ये अमेरिका सबसे दानी देश था, हाँ, ये हमेशा से। आपकी बात छोड़ दीजिए, पहले से ये भाई बहुत यूनाइटेड, दान इसने, मतलब कि अजीत इससे भाई, ज्यादा। ऐसे ऐसे कौन से वर्ल्ड के बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, यूनाइटेड नेशन से लेके तमाम, जिसका सबसे बड़ा फंडर यूनाइटेड स्टेट्स था। जी। अरे भारत भी यूनाइटेड स्टेट इतना बड़ा होता फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, तो हम भी उतना ही देते। जी। हम नहीं है, फिर भी हम हमारे आसपास के गरीब देशों को मदद करते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम पे कितना कर्जा है, लेकिन नहीं, वो हमारा भाई है, पड़ोसी है, तो मदद करते। यही तो मानवता है। अमानवीय सोच जब होगा तब आदमी स्वार्थी होगा। एक स्वार्थी आदमी यदि व्हाइट हाउस में बैठता है तो पूरा अमेरिका स्वार्थी नहीं हो सकता। शायद यही सोच सुप्रीम कोर्ट ने ली होगी। लेकिन मैंने कहा कि दूसरी बात जो है, जिससे डर है भारत को, और वो डर ज्यादा हावी है पब्लिक परसेप्शन से भी, वो डर है डीप स्टेट का। जहां जहां रेजिम चेंज हुई है, वहां वहां अमेरिका का एक मेजर रोल था। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ईरान में अभी रेजिम चेंज होने की बात हो रही है। तो अमेरिका हमेशा वो सरकारें चाहता है जो उनके सामने घुटने टेके। वर्तमान में हमारी सरकार घुटने टेक के बैठी हुई है। यदि हमारी सरकार सर उठाती है तो अमेरिका क्या डीप स्टेट का एक रोल
भारत में अदा करेगा, जिससे मोदी सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। यही मोदी जी को सबसे बड़ा डर है। मेरे हिसाब से जितना मैं आकलन कर सकता हूं, हो सकता हूं मैं गलत हूं। आप 2 गलत बार नहीं है, आप नहीं, 2 बिल्कुल बार सही हैं, आप बिल्कुल 2 सही हैं। देखिए 2 बार ये हमारे देश ये में 2 बार ऐसा हुआ जी, कि सत्ता में बैठी हुई सरकारें चली गई और इसमें कहीं न कहीं डीप स्टेट का हाथ था। वो अमेरिका को सूट नहीं हो रहा था। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और एक छोटे से गुजरात में एक कॉलेज के हॉस्टल के मेस का झगड़ा जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बना। एक छोटा झगड़ा। और इंदिरा गांधी जिन्होंने अमेरिका के सामने मना करने के बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना ये अमेरिका के लिए अनिवार्य हो गया था। और फिर डीप स्टेट का रोल हमारे यहां चलने लगा और इतना भयंकर बवाल हुआ कि इमरजेंसी लगाई। लोग कहते मैं इमरजेंसी के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन जब करेंगे क्या? जब विपक्ष आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट को कहेंगे विद्रोह पे उतरो, जब आर्मी विद्रोह पे उतरेगी तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? और इंदिरा गांधी को यदि इमरजेंसी लगानी होती तो इंदिरा गांधी और 10 साल इमरजेंसी नहीं उठाती तो क्या करते लोग? कुछ नहीं करते। लेकिन इंदिरा गांधी जी को उस समय निकालना था और डीप स्टेट सक्सेस हुआ। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। ये बात अलग है कि जो सत्ता में आए वो सत्ता नहीं संभाल पाए तो इंदिरा जी वापस आ गई। ये 2 साल। पहला मुझे मेरा आकलन। और दूसरा डीप स्टेट तो मेरे आंखों के सामने हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूरे रिफॉर्म्स लाई थी और जो आदमी 5 साल वित्त मंत्री और 10 साल प्राइम मिनिस्टर, 15 साल का टेन्योर उसका, ये देश एकदम इकोनॉमिकली उभर रहा था, सारी चीजें पटरी पे थी। फिर एटॉमिक एग्रीमेंट की बात हुई। जब मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका के साथ एटॉमिक एग्रीमेंट साइन किया तो लेफ्ट ने सत्ता से अपना समर्थन हटा लिया, सरकार माइनॉरिटी में आई, बड़ी मुश्किल से सरकार बची। और मनमोहन सिंह पे आरोप लगाया कि आप अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन मनमोहन सिंह ने तब एग्रीमेंट जरूर किया था, लेकिन रिएक्टर का पहला ऑर्डर फ्रांस को दिया, दूसरा ऑर्डर रशिया को दिया। तब अमेरिका को समझ में आ गया एग्रीमेंट तो हमने किया लेकिन ऑर्डर्स तो बाहर जा रहे हैं। उस एग्रीमेंट में कहीं ऐसा नहीं था कि आप हमको ही ऑर्डर देंगे। वो जो गेम चेंजर खेल खेला मनमोहन सिंह जी ने, उससे अमेरिका नाराज हो गया और फिर अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हो गया, अगेन डीप स्टेट, और वो सत्ता से बाहर हो गए। ये दोनों चीजें मोदी जी नहीं जानते ऐसी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास कुछ पत्रकार मेरे घर पे 10 अक्टूबर को यहाँ आए थे डिनर पे, काफी सारे वहाँ के आपके। तो मैंने उनको कहा था कि 3-4 बंदे अगर पैदा ना हुए होते तो आज हिंदुस्तान की तस्वीर और होती। और उनमें से मैंने नाम लिया, एक है हेगडेवार, दूसरा था अपना मोटा भाई, तीसरा था जो हमारे महामानव है, चौथा था अन्ना हजारे, और पांचवा फिर मैंने जोड़ दिया था प्रकाश सिंह बादल। अन्ना हजारे के बारे में लोगों को ये बहुत पैदा ही ना होते मिसकंसेप्शन है। तो मैं देश आज किसी और। मैं वही कहता, अन्ना हजारे के बारे में बड़ा लोगों को मिसकंसेप्शन है। अन्ना हजारे एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान है। नौकरी नहीं मिली, ये मुंबई में गया, सब्जी का अपने रिलेटिव के यहाँ काम करता था, नौकरी नहीं मिली, कुछ किसी के साथ शादी टूटी, कुछ ऐसा हुआ तो वो चलो भाई कुछ नहीं करेंगे जीवन में, आर्मी में जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे, वहीं जिएंगे करके ये आर्मी में ड्राइवर बने। ये ट्रक ड्राइवर थे आर्मी के। हाँ, और जब रिटायर्ड होके गांव में आ गए तो इनका कोई अपना घर नहीं था, कुछ नहीं था। पेंशन मिली, पेंशन अच्छी मिलती है और कुछ फंड मिला तो उनने वही गांव के मंदिर के पास 2 कमरे बनाए। और क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी, आगे पीछे कोई नहीं था, वो भतीजे वगैरह सब थे, तो इन्होंने गांव में कोई परेशान हो गया तो उसको पैसे दे, उसको मदद कर। गांव वालों को लगा कि चलो एक बाबा आ गया, मदद करता है सबको। फिर इसने जब आर्मी में था तो इसने जो छोटे-छोटे वाटर स्टोरेज करने के लिए जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम इन्होंने सीखा था, वो गाँव को इम्प्लीमेंट किया और गाँव इनके पीछे चलने लगा कि चलो भाई वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जिस एरिया में सूखा पड़ता था वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग से इसने
2-2 फसलें लेना शुरू कर दी और आनंद वो जो उनका गाँव था, उस गाँव का एक पैटर्न बना वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अन्ना हज़ारे वाज़ ऑलवेज़ नोन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। आस-पास के गाँव के लोग अन्ना हज़ारे का एडवाइस लेने आते थे कि हमारे गाँव में भी हरा-भरा कर दीजिए, आप बता दीजिए। यही काम अन्ना हज़ारे करता तो आज विदर्भ में एक भी आत्महत्या नहीं होती, पूरा विदर्भ हरा-भरा हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ नेताओं ने देख लिया, ये बाबा पॉपुलर हो गया, तो विपक्ष ने जब भी सत्ता पक्ष पे आरोप लगाए, तो अन्ना हज़ारे के कंधे पे बंदूक चलाई। अन्ना जी को आके कहा कि देखिए अन्ना जी ऐसा-ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है और अन्ना जी अनशन पे बैठने लगे। अन्ना जी अनशन पे बैठते से ही कई गाँव में तहलका होने लगा कि अरे अन्ना जी हमारे तो बापू है, कैसे अनशन पे बैठ गए? ऐसा करते-करते अन्ना हज़ारे एंटी करप्शन के मूवमेंट के अननोइंगली लीडर बन गए, जबकि वो पूरा मूवमेंट फेल हो गया। अन्ना जी के ऊपर आज कई महाराष्ट्र में केसेस चल रहे हैं। अन्ना जी ने जिन पे आरोप लगाया, अन्ना जी आरोप साबित नहीं कर पाए अभी। चल रहे केसेस। उसी को देखते हुए एक डीप स्टेट के तहत केजरीवाल और इस ग्रुप ने अन्ना इस को मामले में दिल्ली लाया। यस, मैं यही कह रहा केजरीवाल था कि केजरीवाल जी का क्या केजरीवाल जो रिलेशन है है अमेरिका के साथ? वो भी ही मैं इज वही कह आल्सो अ कल्प्रिट इन केज दिस। केज केज केजरीवाल का क्या रोल है? केजरीवाल एक आईआरएस ऑफिसर थे, ट्रेनिंग के लिए अमेरिका आए, उसके बाद वो वापस ड्यूटी पे क्यों नहीं जॉइन हो गए? अमेरिका में फोर्ड फाउंडेशन ने क्या उनको फाइनेंस किया है था क्या? वो कौन-सा एनजीओ चला रहे थे? वो एक राजनीतिक दल कैसे बन गए? ये पूरा जब इतिहास पढ़ोगे आप, इसमें बहुत 2 घंटे लग जाएँगे, इतिहास पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये डीप स्टेट का खेल है। ये नहीं, मोदी मैंने जी पढ़ा जानते हुआ हैं। है, आई आई नो इसी कि इसीलिए इसीलिए मोदी जी बहुत डरे हुए हैं और इस डर के कारण ही देश को वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ट्रेड डील में मुझे लगता है आज ना कल थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन किसी एक आध पे कर दे तो वो उसका भी मुझे मुश्किल लगता है। वो बोलेंगे पहले ही डेयरी प्रोडक्ट हमने बाहर रखे हैं, यही एहसान किए तुम पे। और ट्रम्प की जो नेचर है वो जो रिजिड है, वो किसी भी हद तक जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ये बात मोदी जी जान गए। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रेड डील पे टेम्परेरी पॉज़ है, लेकिन आने वाले समय में इसी लेकिन ये 15% कितने दिन रहेंगे? क्या 5 महीने के बाद फिर से वो 5 महीने के लिए लगाएँगे? या फिर से 5 महीने के लिए लगाएँगे या कांग्रेस पे जाएँगे? कई एक चीज़ें 5 उस महीने से डिस 122 5 महीने उसके बाद कांग्रेस में जाएँगे तो कांग्र कांग्रेस ज तब तक निकल मना जाएगी कर देगी, इत्तेहाद से। मत निकल जाएगी। अब मैं तो या थोड़ा तो मुस्कुरा सरकार रहा हूँ। या हाँ, हाँ, तो या तो सरकार ये कहेगी कि अपन थोड़ा इंतज़ार करें, 15% बोल रहा है 5-6 महीने दे दे, उसके बाद तो खुद ही 3% पे आ जाएगा, अरे कहाँ क्योंकि से कांग्रेस दोगे? ही नहीं दी। 15-5 महीने भी आपका जो माल बना हुआ है, जो डीलें हो वो चुकी तो हैं। अजीत भाई, आप अमेरिका में रह के भारत के लोगों के लिए चिंतित है। मेरा सवाल आपसे है, क्या मेरी सरकार चिंतित है क्या? मेरी सरकार अपनी सत्ता सँभालने में चिंतित है। मेरी सरकार अब अगला चुनाव हम कैसे जीते इसलिए चिंतित है। यदि मेरी सरकार देश के लिए चिंतित होती, तो आज देश कहीं के कहीं जाता। वही मनमोहन सिंह का जो स्पीड था इकोनॉमी का, वो होता तो हो सकता है कि हम एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभारते। हम वो उभर नहीं पा रहे क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा और जो सरकार जो भारत मात्र 54 लाख करोड़ के कर्जे में था, आज वो 250 लाख करोड़ के कर्जे में है। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हम कर्जा लेके घी पी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कर्जा भी लेके घी पियो, तो कम से कम सेहत तो सुधरेगी। एक कर्जा लेके घर के पेंटिंग और पुताई कर रहे हैं, जिससे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ लोगों को दिख रहा है कि आप बड़े बन रहे हो, लेकिन आप बड़े हो नहीं, आपकी हालत बहुत बुरी है और आप अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं। एक तो क्या है हमारे यहाँ पीठ थपथपाने की आदत है। मैं बोलता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ या बुरा बोलता हूँ, ये आपने सोचना चाहिए, दर्शकों ने सोचना चाहिए। यदि मैं ही कहूँ आपको आते से ही कि जैसे तो आपको पता है अजीत भाई मेरे से बढ़िया कोई बोल ही नहीं पाता और मैं ही अच्छा बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया मानती है। ये बोलना मैं जिस दिन शुरू कर दूँगा, उस दिन समझ लेना मुझे कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। हमारे मैं यहाँ अभी तो एआई समिट हुई, आज मैं आज उसी पे आ रहा हूँ। मैंने आज मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी हदें पार करके कुछ ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर लूँगा जो मुझे मेरा यूट्यूब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप बताइएगा तो नहीं, मैं काट दूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, नहीं, कि हाँ, जब ये इधर का जो महामानव है ट्रम्प जब कहता है
ही इज माय ग्रेट फ्रेंड, ही इज द बेस्ट लीडर, ही इज दिस। वो ये कहना चाह रहा है, जिसको भी कह रहा है ही इज माय ग्रेट फ्रेंड, ही इज द बेस्ट लीडर, आई लव हिम, दिस दैट, जिसको लव कर रहा है ना, उसको ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये फुद्दू है। ये मैं पंजाबी का वर्ड यूज कर हाँ रहा नहीं हूँ, किसी को नहीं तकलीफ नहीं नहीं हो तो आई डोंट केयर। नहीं और नहीं, मैं एक और बता रहा बात बता दूं, ये एआई समिट हम उस पे आते हैं। ये जो गलगोटिया से अभी जो गोटिया आ गया ना, गोटिया तो महाराष्ट्र मी तिकडून आहे। आपको पता है गोटिया पुराना वर्ड है, लेकिन अभी गोटिया ये हो जाएगा कि गोटिया जो वर्ड है ना हिंदी में, जो कि हम कहते हैं चल छुतिया चल चलें, मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं लगाऊंगा, मेरा यूट्यूब कुछ नहीं कर सकता, आई डू इट। क्या है अजीत भाई, कि मैं वो आपको बता दूं। अब क्या है कि वो रिप्लेस हो जाएगा, चूतिया नहीं, हम्म, अब वो गोटिया हो जाएगा, गल गोटिया हो हम्म। जाएगा। हमारे यहाँ एक एक संघ का पुराना फंडा है, जो हम्म, जनसंघ होते हुए बीजेपी में पेनिट्रेट हुआ, मतलब बीजेपी का डीएनए है ये संघ वाला। जी जी। ये हमेशा एक चीजों का फोकस हटाने के लिए दूसरा कुछ काम करते हैं, दूसरा हम्म, डिस्ट्रक्शन शुरू, दूसरे पूरा देश को किसी काम पे लगा देते हैं हम्म, ताकि देश भूल जाए। हमारे यहाँ ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल, यूजीसी, लेबर लॉज, किसान, इतने इश्यूज है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एजेंसी कुछ ज्यादा थी, न्यायपालिका में दखल, ये इतनी ज्यादा चीजें हो गई कि सरकार को पता है कुछ इसमें। तो ये सेशन तो उन्होंने बीच में बड़े मुश्किल से निकाला, क्या बंद बंद चलता ही रहा सेशन। उसके बीच में एआई समिट होनी थी, ये एआई समिट की तैयारी 1 साल से कर रहे थे, और जब एआई समिट आया तो इनको लगा कि इस एआई समिट को इतना बड़ा बना दो कि बाकी सब लोग भूल जाए कि क्या है। कितना, नहीं नहीं, मुझे तो हंसी आ गई, नहीं कितना नहीं बड़ा तो बना, पहले ये बताइए तो, मुझे, तो मैं कितना वही कह बड़ा रहा हूँ। बना, आप तो एक बताइए। एआई सेशन मैं बता रहा हूँ ना, इससे अच्छा मैंने, मतलब ये भारत सरकार ये इवेंट किसी शादी वाले शादी.com को दे देते, या किसी शादी के मैनेजमेंट वालों को दे देते, जो शादी के मैनेजर होते हैं ना हमारे दिल्ली में, मतलब इंडिया में ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है कि आपको शादी, यदि आपके घर में शादी है तो हाँ, आप किसी इवेंट वाले को हायर कीजिए। वो बहुत डिटेलिंग में ये करते हैं और दे आर एक्सेलेंट पीपल। क्या, सर्विस इंडस्ट्री में तो हम बहुत आगे हैं। वो जी उसको देते तो भी वो ठीक होता। हम्म, मैंने ऐसी भी शादियां देखी है जहाँ 2-2 लाख लोग रिसेप्शन पे आए, 2 लाख, ऐसी भी शादियां देखी पॉलिटिकल फैमिलीज की यहाँ। लेकिन मैंने मिसमैनेजमेंट नहीं देखा, मैंने किसी को खाने को नहीं मिला, गाड़ी का पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ, इतना वेल मेंटेन्ड, क्योंकि वो शादी के लिए 6 महीने मेहनत करते हैं। ये 1 साल से हम एआई पे मेहनत कर रहे थे। पहले दिन बताइए आप मुझे, पहले दिन लोग लाइन में लगे ही रहे, हॉल में एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि 75,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और एक गेट था जाने के लिए, और उस गेट में सारा मैनुअल चेकिंग हो रहा था। हम एआई की बात कर रहे हैं, देखिए एआई की बात कर रहे हैं और मैनुअल चेकिंग कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने नंगा कर दिया इनको। अब उसके बाद क्या हुआ, लोग अंदर ही नहीं घुस पाए, जो लोग अंदर घुसे उन्होंने बड़े मुश्किल से अपने स्टॉल पे सजाना काम, मतलब जगह पर चार्ज लेकर अपना तैयारी करना शुरू कर दी। इतने में उधर से पुलिस वाले आ गए, ए हटो 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 हटो, निकलो यहाँ से। अरे बोले सर हमने स्टॉल, हमको अभी एआई का सब लोग आएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, अभी प्रधानमंत्री आएंगे, सब बाहर जाओ तुम, सब 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 लोग बाहर। वहां होटल बंद, दुकान बंद, पानी तक नहीं लोगों को मिल रहा था, लोग प्यासे भूखे भटक रहे थे। एक यादव था बैंगलोर का बेचारा, उसने कहा कि ये सर मेरे सामान लेके कहाँ जाऊंगा, बोले यहीं रहने दो, कुछ नहीं होता। वापस आ गया तो उसका सामान चोरी हो गया। वो समझ में नहीं आ रहा कि ये सामान मतलब एक लैपटॉप थोड़ी था कि दूसरा ला के रखे, उसमें उसने किया हुआ एआई का काम था, सॉफ्टवेयर लोडेड थे। बहुत परेशान हो, लोगों ने कहा कि भाई हमने बहुत इवेंट किए लेकिन दुनिया में ऐसा घटिया इवेंट हमने नहीं देखा। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने इसकी निर्भत्सना की कि बहुत ही पुअरली मैनेज्ड ये हुआ। अब आपको ये मैं तो अपना पहला, एक्सपीरियंस बताता ये हूँ पहली, मैं। एक जी, पहली बेइज्जती अजीत भाई। दूसरी बेइज्जती गलगोटिया। ये गलगोटिया जो है ये क्रिमिनल आदमी है, ये, इसके ऊपर फ्रॉड का पहले भी ही केस है। एंड हिज मदर दे वर अरेस्टेड, यस। उसकी मदद, अरेस्ट भी हो गए थे। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वर्तमान जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए यूएसपी है कि आप फ्रॉड करो, व्यभिचार करो तो फिर आप पार्टी के बहुत सत्ता के नजदीक जाते हो।
अब अजीत भाई आप वहां से आए इंडिया से और कहे कि हमको प्रधानमंत्री से मिलना है, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। कौन अजीत सिंह होगा? अमेरिका में कोई होगा भारत के प्रति प्रेम रखने वाला? अभी टाइम नहीं है। लेकिन आप वहां बैंक का बड़ा फ्रॉड करिए अमेरिका में, अरबों डॉलर का, और फिर भारत आके तो ये आपको घर मिलने आएंगे। अरे अजीत भाई, आप आए इंडिया पता ही नहीं था, हमारी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते आप? ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्रॉड लोगों को, मतलब फ्रॉड होना सत्ता के नजदीक जाने के लिए एक चाबी है। तो गलगोटिया ऐसा ही चला गया। मोदी जी ने उनको बेस्ट यूनिवर्सिटी दिया, लाखों रुपए लेते हैं बच्चों से साहब। और फिर आपने देखा क्या हादसा हुआ। चाइना से लाया हुआ जो साला ऑनलाइन मिलता है, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। ऐसा भी नहीं कि चाइना में कोई किसी को पता ही नहीं बिक रहा है, आप चुपचाप गए खरीद के लाए, किसी को पता ही नहीं। अरे वो सारी दुनिया को मालूम है। 7th और 8th का बच्चा भी गूगल पे देख लेता है, अमेजोन पे देख लेता है, बड़े बड़े मार्केटिंग नेटवर्क पे देख लेता है कि दीज रोबोट्स आर अवेलेबल। वो खरीदा और वो अपना प्रोडक्ट करके प्रेजेंट किया, बाकायदा वो महिला बोलती है। और बताइए, एआई पे 380 करोड़ खर्चा करने की बात करते हैं, लेकिन उनके पास एक एआई का आदमी नहीं था उस पेंडॉल में खड़ा होने के लिए। उन्होंने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को, जो पत्रकारिता सिखाती है महिला, वो वहां पे एआई बता रही थी। और वो बता रही थी कि हमने बड़े मेहनत से बनाया इसको, हमारे डिपार्टमेंट में बनाया। और जब ये बाहर आ गया तो वो महिला उतनी ही ताकत से बोल रही थी कि हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं। उन्हें कहा, आपने कहा कि इट इज डेवलप्ड बाय आवर एआई फैसिलिटी, माई 6 इज योर 9 और योर 9 इज माई 6। अरे बाप रे बाप जी। तो अभी वर्तमान में जितने ये जो चाटू पत्रकार है और जो ये पामेरियन मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, मैं तो कई बार लगता है कि जो जितना ज्यादा चाटुकार है, कहीं वो गलगोटिया से तो डिग्री लेके नहीं आया है। और वो जो महिला अभी झूठ मैंने कहा बोल ना रही कि थी कि अब जो एक इतनी वर्ड है ना, ताकत से, इतनी ताकत से वो महिला डिफेंड कर रही थी। अजीत भाई देख लेना, उसको राज्यसभा नहीं ले जाए बीजेपी वाले, क्योंकि इतना ताकत से और इतना शेमलेसली झूठ बोलने वाले लोग बीजेपी प्रमोट करती है। तो वो एक बेइज्जती हुई। उसके बाद वहां पे जो प्रधानमंत्री बोले, वो भगवान जाने वहां एआई काय में था और क्या बोले। उसके जो बाद वो हाथ जैसे वो उठा दिया पॉलिटिकल मैंने, रैली में हाथ उठाते, अरे लोगों को पता नहीं हाथ उठाना, एल्बो लगाना, कोई राइवल आपस में ये कर रहे, इट बिकेम अ लाफिंग स्टॉक एवरीवेयर। मेरी परसों अखिल स्वामी जी के साथ मेरा शो था। यहाँ पे आदमी, मैन टू वुमन, एनीबडी टू अ चाइल्ड, यू कैनॉट टच एनीबडी। आप हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करेंगे, अगर अगले ने किया तो यू कैन शेक, अदरवाइज दैट्स फाइन। आपने उसका हाथ पकड़ लिया। अब जैसे इंडिया में बात करते करते आप वो पैट कर देते हैं, अरे मैं, हाँ मेरी बात सुन, ऐसे चिमटी मार देते हैं, वो यहाँ नहीं चलता है। आपने कैसे उसका हाथ पकड़ लिया और उठा दिया? मैंने वो वही तो ही कहा। वाज मैंने मैंने ही वाज टेकन भारत, अबैक। नहीं, ये मैंने कहा ना कि कोई आदमी थोड़ा तो पढ़ा लिखा हो। और जो आप बात बता रहे थे वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में नहीं है जिनकी डिग्री प्रधानमंत्री के पास है। अब वो यूनिवर्सिटी की गलती की, उन्होंने डिग्री में ये चीजें नहीं रखी, तो वो किरकिरी हो गई। मतलब डिनर जिस दिन था, जिस दिन प्रधानमंत्री ने डिनर दिया, उस दिन कई लोग भूखे रह गए, क्योंकि जो हाँ, लोग डिनर में इनवाइटेड नहीं थे, 75,000 लोग तो इनवाइट नहीं हो सकते। जो लोग डिनर में इनवाइट नहीं थे वो बेचारे बाहर आए, तो वो रोड पूरे ब्लॉक थे, उनको गाड़ियां नहीं मिल रही थी। लोग कई किलोमीटर चलते हुए गालियां देते हुए चले, और लोग कसमें खा रहे थे कि आज तक कब नहीं आएंगे। अब इस एआई को, इस विफलता को छुपाने के लिए, क्योंकि वहां विरोध हुआ, वहां यूथ कांग्रेस वाले घुस गए, उन्होंने टी शर्ट उतार के विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि ये नंगाई कर दी, देश की किरकिरी कर दी। ये भाजपा वाले, इनकी क्या मेमोरी ना बहुत शॉर्ट है, याददाश्त नहीं है इन लोगों को। जी। इन्होंने ओबामा जब आए थे, तब ओबामा के सामने संसद में प्रदर्शन किया था, तब भारत की बेइज्जती नहीं हुई थी। इन्होंने जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तब इन्होंने एजिटेशन किया था, या बीफ को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, तब आपके देश की किरकिरी नहीं हुई थी।
मतलब आप करो तो सदाचार, दूसरा करे तो व्यभिचार। विरोध प्रति जो भी फॉरेन डिग्निटरीज आए उनको ये बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि वहां विरोध करने का तरीका है। वहां पत्रकार व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस में तू मैं पे आते हैं, लड़ लेते हैं राष्ट्रपति को। जब ट्रम्प भाषण दे रहे थे तो सारे चैनलों ने भाषण ऑफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व हमारे व्यूअर्स के प्रति है, हम झूठ नहीं परोस सकते व्यूअर्स को, हमारे राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। क्या हमारे यहाँ व्यवस्था है? नहीं। तो प्रधानमंत्री को सारी विफलता छुपाने के लिए एक ही बात मिली, यूथ कांग्रेस ने ऐसा किया, यूथ कांग्रेस नंगाई पे उतर आई, विश्व में बड़ी किरकिरी हुई। अरे विश्व में तो किरकिरी तुम्हारी मूर्खता से हुई। तुम्हारे आईबी मिनिस्टर ने, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने माफी मांगी कि पहले दिन जो मिसफायर हो गया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। फिर काहे का एआई समिट? चलिए कुल ये मिलाकर हम कुल मिलाकर ये अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई एआई समिट जी हमारी। इससे ना भारत को कुछ मिला, ना विश्व को भारत से कुछ मिला। हाँ, विश्व को ये भारत से जरूर मिला कि भारत में कितने फ्रॉड लोग हैं जो दूसरे का भी चीज जो है अपने बताते हैं। चलिए ये अब लास्ट हम 1-2 मिनट आपसे संक्षिप्त में जो शंकराचार्य का शंकरा मसला है उस पे आप बात कर शंकराचार्य लीजिए, का क्योंकि बहुत जरूरी है। शंकरा क्या हिंदू शंकराचार्य खतरे में है कि हिंदू 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 को ही अटैक कर रहा है? हिंदू सभी खतरे में नहीं है सर। खतरे में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी है, खतरे में योगी आदित्यनाथ की चेयर है। इसलिए ये पागलपन की हदें पार कर रहे हैं। जिस आदमी ने इन पे केस लगाया है, मतलब जो आदमी उन बच्चों को लेके मजिस्ट्रेट के पास जाके बोल रहा था कि साहब ये बच्चों का शोषण हुआ है और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए शंकराचार्य पे, हो गई दर्ज। हमको लगा था कि ये होना ही है। शंकराचार्य ने कहा कि मैं लड़ूंगा, न्यायपालिका में लड़ूंगा, मैं देखूंगा क्या कर सकते हैं। इसके पहले जयललिता ने एक शंकराचार्य पे हाथ डाला था, उसको अरेस्ट किया था। जयललिता की क्या हश्र हुआ आपने देख लिया। अब ये खुद ही सुइसाइडल मोड पे है, राजकीय सुइसाइडल मोड पे मैं कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जो ये इतनी बेवकूफी कर गए। जिस आदमी ने शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर लिखवाई, उस आदमी के खिलाफ 21 मुकदमे हैं और वो मुकदमे कोई ऐसे नहीं है कि एजिटेशन में भाग लिया। वो वो हिस्ट्री शीट है। मुकदमे हिस्ट्री शीटर है। जी वो रेप से लेकर डकैती और हत्या तक के मामले में मुकदमे हैं, 21 मुकदमे। 21 मुकदमे वाला एक हिस्ट्री शीटर एक शंकराचार्य के बारे में कंप्लेंट करता है और कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेता है। और एक शंकराचार्य यदि कहे कि विधिवत ये मेरा अधिकार है कि मैं स्नान को पालकी में बैठ के जाऊं, तो उसका कॉग्निजेंस नहीं लेते। मैंने कहा ना कि वर्तमान सत्ता में यदि आप व्याभिचारी नहीं हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, आपके ऊपर केसेस नहीं है, तो आप सत्ता के पास जाने के लिए या सत्ता की नजदीकी बढ़ाने का आपको अधिकार नहीं। और ये सारे दुर्गुण आप में है, तो फिर भाजपाइयों के सगे होने में आपको सबसे पहला नंबर लगता है। दैट इज यूएसपी, दैट यू आर गोइंग क्लोज टू द पावर बिकॉज यू आर अ फ्रॉड, यू आर अ रेपिस्ट, यू आर अ मर्डरर। ये शेम वर्तमान में हमारे देश की शेम स्थिति है। सेम इसका लोग जवाब देंगे, ऐसा नहीं, सनातनी लोग जवाब देंगे। और मैं तो कहता हूं कि हम खुद सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि पाप का घड़ा भरने पे सब कुछ नष्ट हो जाता है, और ये पाप का घड़ा भरना शुरू हो गया। और शंकराचार्य की आहुति शायद अंतिम होगी, उसके बाद एक घड़ा फूटना तय है। चलिए समय हो गया, लेकिन मैं जाने से पहले एक नया नाम अपने महामानव को देता हूं कि गोटिया महामानव। ये आप और गोटिया जो है वो गोटिया CHU से शुरू होने वाला रिप्लेसमेंट है कि गोटिया महामानव। दैट्स इट। हमको डर नहीं लगता नमस्कार। है। तो नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया भाऊ। और अगले हफ्ते फिर आएंगे और नमस्कार। लोगों से, दर्शकों से विदा लेते हुए आप देखिए पूरा शो। और भाऊ नमस्कार। का जो विश्लेषण होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। जी।